ओके, कमिंग टू द वीडियो फॉर डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर की प्रेजेंटेशन। देखो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसका भी सैंपल पेपर उठाया, अपनी आंसर लिखा है एंड तुम्हें स्कैन कॉपी पीडीएफ तो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सारी बात करते हैं कैसे क्या पॉइंटर्स तुम्हें ध्यान रखना है। एंड मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में प्रेजेंटेशन उतनी मैटर नहीं करती जितनी बीएसटी और अकाउंट्स में करती थी। अकाउंट्स में भी इस बार थोड़ा इशू इसलिए हो गया था कि तुम्हारी रूल और फॉर्मेटेड शीट्स आ गई थी, बट स्टिल इकोनॉमिक्स में कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो तुम्हें 38 से 40 तक का 37 से 40 तक का सफर पूरा कराएंगी। एंड तुमने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर रखा है भाई, इतना तुम सीरियस हो तो फिर अपन वो एंड के 2-3 नंबर भी क्यों छोड़े यार। चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था सिंपली डिफरेंशिएट। ऑल्दो क्वेश्चन 2 नंबर के बाद डिफरेंशिएट की जहां भी बताएगी विल मेक अ टेबल ऑफ बेसिस मेन चीज एंड मेन चीज, उसके बाद 2 पॉइंटर्स लिखेंगे एंड दैट्स इट। अब इकोनॉमिक्स में एक चीज का ध्यान रखना कि जहां भी जो भी चीज हो यू नीड टू अंडरलाइन थिंग्स। अब अंडरलाइन पेंसिल से मत करना, एक पेन ले जाना जो बहुत लाइट चलता है। जैसे मेरे पास एक दूसरा पेन है वो बहुत लाइट चलता है एज कंपेयर टू द मेन पेन, तो उस लाइट पेन से मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल कीवर्ड्स आर काउंटेड आर नॉट काउंटेड, कंजम्पशन या फर्दर प्रोडक्शन। उसके बाद मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स भी एक बात का ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारी प्रायर नॉलेज है उसको जस्टिफाई करो एंड फॉर्मूलाज लिखो। बिल्कुल डायरेक्टली कुछ नहीं कर देना, इसको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू आई होता है तो Y इज इक्वल टू C प्लस एस नॉर्मल इनकम का होता है, तो इससे बन गया Y इज इक्वल टू C प्लस आई। जो भी गिवन है उसको पहले गिवन में लिखो, फिर पूरा फॉर्मूला लगाओ एंड एट दैट आंसर को हाईलाइट कर दो। इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल इज 3000 करोड़। ठीक है, मूविंग हेड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मेजर चीज होती है कि तुम्हें आंसर खींचना नहीं है, टू द पॉइंट टेक्निकल प्रिसाइज आंसर होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा जितनी उसको बात एग्जामिनर को चाहिए वो बात मिलेगी, मार्क्स दे देगा। अगर तुम बहुत ज्यादा आंसर खींच दोगे ना तो शायद उसको वो बात ना मिले जो वो ढूंढ रहा है। इतना टाइम नहीं होता कि वो ढूंढता रहे, वो कॉन्शियसली एफर्ट मारे कि तुमने कहां वो बात लिखी है, या तो उसको सामने परोस के रख दो, अदरवाइज तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुम्हें एग्जामिनर के फ्लो ऑफ चेकिंग को डायरेक्ट करना है कि भाई सुन, पहले इधर देख फिर इधर देख फिर इधर देख और नंबर दे और अगले क्वेश्चन पे जा। ठीक है, तू मेरा पूरा क्वेश्चन मत पढ़, तू मत दिमाग खराब कर, इतनी सी बात है इतनी सी पढ़ और आगे जा। तो तुम्हें चीजें अंडरलाइन करनी है, हायर अमाउंट, सर्वाइवल नीड्स, अनसर्टेनिटी, फुलफिल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब कुछ अंडरलाइन करना है जो मेजर चीजें हो। एंड आई प्रेफर इट डूइंग एट द लास्ट। अब मेरी जो डूज एंड डोंट्स की वीडियो आएगी आज शाम को, वहां टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा मैं, एंड उसके बाद जो एंड के 20 मिनट छोड़े वहां आके तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो था वो बेसिकली टेबल था, उसको पढ़ना आना चाहिए, तो जो परसेंटेज है उसको नोट कर दिया। एंड एट द एंड जो मेरा मेन कंक्लूजन है, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी अर्बन काउंटर पार्ट से ज्यादा रूरल काउंटर पार्ट्स में वुमेन को काम करने के लिए कंपेल किया जाता है। तो उसको अंडरलाइन करो और दिखाओ कि मैंने ये चीज नोटिस की है भाई, इसके 2 नंबर दे मुझे। आंसर नंबर 5 इज अगेन सेम, बहुत सिंपल चीज है कि हाँ भाई देखो क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इकोनॉमी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक क्वालिटी बढ़ती है। अब ये इसमें मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जीरो एफर्ट के साथ सामने एक चार्ट बना दिया, सेम चीजें, increase in investment, increase in productivity, increase in investment, employment and income, increase in quality of life, economic development of the country। कुछ नहीं किया तुमको कि भैया 2 नंबर के क्वेश्चन में इसकी क्या जरूरत है। भाई मान लिया नहीं है जरूरत, बट जब बन सकता है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऑब्वियस, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ यार ये जो पूरा एक फ्लो में पेपर चेक होता है ना, तो दिखता है कि ये बच्चा ऐसा है, इस लेवल का है, तो आगे तुम्हारे कई क्वेश्चन में छोटी मोटी गलती होगी तो वो इग्नोर हो जाएगी। शुरू से इंप्रेशन बनाना बहुत जरूरी है, तो जहां मौका लगे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नंबर नहीं कट रही इस चीज की, बस उसके लिए आंसर कॉम्प्लिकेट मत करो, आंसर क्लीन और सिंपल और प्रिसाइज टू द पॉइंट टेक्निकल रखो। अब आंसर नंबर 6 जो है वो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, तो बताओ मुझे गिवन क्या है, उसके बाद तुम बताओ कि मेरा फॉर्मूला एग्जिस्ट क्या करता है। जो मार्किंग स्कीम में हम देखें तो इसने रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100 नहीं लिखा, जिसने डायरेक्ट नंबर्स पुट करके आंसर निकाल दिया, उसको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले बताना है कि वी नो दैट फॉर्मूला ये होता है, और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, एंड ये मतलब कहा नहीं था बताने के लिए, बट स्टिल अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अपने आप से बता दो कि रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जब हम नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड अब इसके बाद फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, उसको अंडरलाइन कर दो, तुम्हारा आंसर पूरा हो गया भाई। आंसर नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, 3 नंबर का है, बट तुम्हें लगता है थोड़ा लंबा खींच दिया। ये मुझे एक पॉइंट पे लंबा खींचने की जरूरत पड़ी, बट जब मैंने एक बार खींच दिया तो मुझे वापस काटना थोड़ा सा मन किया, बट तब नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इसमें अंडरलाइनिंग मैंने थोड़ी सी एग्रेसिव होकर कर दी, ताकि भाई एग्जामिनर इधर आ, ये और पढ़ और आगे चल, बस अगले क्वेश्चन पे जा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। जब हमें लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया, एक्सेसिव लिख दिया, तो अंडरलाइनिंग पे ध्यान दो। अब इसके अंदर क्या था, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब ये क्या होता है एंड हाउ डज दिस इंपैक्ट अ पर्टिकुलर एज पर गिवन डेटा, इंडिया और सिंगापुर को कंपेयर कर दो। ठीक है, पहले मैंने मतलब बताया, उसके बाद वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, उसके बाद मैं जब गिवन डेटा पे आया तो मैंने इंडिया का बता दिया, फिर मैंने बताया कि इससे व्हाट वी कंक्लूड, इंडिया का नो डाउट सिंगापुर थोड़ा सा ज्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया की वास्ट ज्योग्राफी को देख के इंडिया को और अच्छे से हायर जुडिशियस इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी ढंग से। अब आंसर 8 इज अ बिट डिफरेंट, केस स्टडी हुई है उसके बिहाफ पे तुम्हें लिखना है भाई, तो इसमें 2 पॉइंटर्स मांगे, 2 पॉइंटर सीधे सीधे देख सकते हैं, बट जब भी ऐसी बात है कि 3 नंबर में गिनती के 2 ही पॉइंटर देने हैं,
तो वहां तुम्हें एम्फेसिस देना एंड वहां तुम्हें एक हेडिंग बना के उसके अंदर डिटेल लेनी है, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। अब यहाँ बेसिक कॉमन सेंस बोलती है, दो बातें कवर होनी चाहिए, ये आया तो ये क्यों आया और इससे क्या हुआ। अगेन वही चीज, इकोनॉमिक्स है तो कॉज एंड इफेक्ट, पाकिस्तान को ये चाहिए क्यों था, उसकी पहले क्या हालत थी, इंडिया आने के बाद क्या हालत हुई। अगेन सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन पावर जनरेशन कैपेसिटी। अब मैंने अंडरलाइन भी देखो क्या क्या किया, पहले सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थे, इसके आने का ये कॉज है एंड इफेक्ट क्या हुआ, जब ये कॉरिडोर बना तब वो कंस्ट्रेंट्स खत्म हो गए। पहले बहुत ही कॉमन फिनोमेना था ब्लैकआउट, जो कि अब नहीं रहे। कंक्लूजन दे दो कि पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ इस कॉरिडोर से। आंसर 9 को तुम सेम आंसर 7 की तरह प्रेजेंट करोगे, बिल्कुल पैराग्राफ्स में गिवन डेटा पढ़ के, जितना कोशिश हो गिवन डेटा की परसेंटेजेस को अपने आंसर में इंक्लूड करो। तुम्हें रटने को कोई नहीं कह रहा भाई, लेकिन जहां क्वेश्चन में दिए हुए उसकी रेफरेंसेस को तो आंसर में यूज करो ना, उसको हम क्यों अवॉइड करें। आंसर नंबर 10 पे अगर हम आए तो भाई बिल्कुल सिंपल चीज है यार, बिल्कुल सिंपल सी। उसने 3 नंबर का पूछा है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्यों नहीं कंसीडर होते हमारे जीडीपी में। बेसिक मैंने 3 रीजन दिए भाई, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, डिफिकल्ट टू असर्टेन देयर एग्जैक्ट वैल्यू एंड अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। पहले तो हमारे पास डेटा नहीं होता, फिर हम नापे कैसे उसको कितना हुआ है, और काफी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं होती। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मेंशन करनी जरूरी है कि ऑल्दो ये जीडीपी में ऐड नहीं होते, लेकिन ये पब्लिक वेलफेयर करते हैं एंड दे माइट लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एग्जाम्पल दे दो एक एंड तुम्हारा आंसर खत्म भाई। तुमको इतने से आंसर के 3 नंबर देंगे, बिल्कुल देंगे, तो जितना पूछा गया था हमने प्रिसाइज बताया, टू द पॉइंट बताया, टेक्निकल बताया एंड क्वालिटी है भाई। इसके आंसर 3 में से 3.5 चाहे मिलेंगे, 2.5 कोई नहीं देगा, ठीक है, टेंशन मत लो। आंसर नंबर 11 है 5 नंबर का। अब यहाँ देखो 5 नंबर वाले में गेम क्या आती है, उसने पूछा 2 मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बता दो जिससे हम इन्फ्लेशन को कम कर दे। अब तुम्हारी मार्किंग स्कीम में दियो 2.5 नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसे नहीं मिलते। सबसे पहले तुम्हें बताना होगा इन्फ्लेशन होती क्या है, मैंने बता दिया। फिर मैं बताया आरबीआई। अब देखो बिल्कुल बेसिक बात है, मैंने गवर्नमेंट लिखा है, कट करना है, ऐसे करना है, ऐसे कट नहीं करना, प्लेन कट। आरबीआई कैन टेक फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल या कर्ब इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एंड उसके बाद मैंने कहा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट। अब पूरा पैराग्राफ तो लिख दिया भाई, पूरे पैराग्राफ में अंडरलाइन भी कर दिया। अब इसकी एक और बेटर अप्रोच क्या होती है, मैं पैराग्राफ को भी पॉइंटर्स लिख दूं, जैसे रोमन नंबर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड वो पॉइंटर्स बता दो कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा एंड एंड में इन्फ्लेशन इज कर्ब्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसीज इशूड बाय आरबीआई। सिंपल, कूल, दैट्स इट। लेकिन मैंने पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ लिखने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैंने एक चार्ट बना दिया सिंपल। इंक्रीज इन सीआरआर, उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, उससे लोन लेंडिंग्स कम हो जाएगी, उससे स्पेंडिंग कम हो जाएगी, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन गैप ठीक हो गया। अगली बात में भी सेम भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे, लोगों से पैसा आ जाएगा, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन गैप खत्म हो जाएगा। कितना प्यारा आंसर है यार। एंड में कंक्लूजन और दे दो, मतलब एग्जामिनर खुश होकर तुम्हें नंबर देगा। अगला क्वेश्चन नेशनल इनकम का, तो मैंने अगेन तुम्हें बताया भाई, इसमें तुम्हें चीजें बताना बहुत जरूरी है। जो भी न्यूमेरिकल है वहां थ्योरी का यूज करके एक्सप्लिसिटली मेंशन करो कि मैं जो नॉलेज यूज कर रहा हूं मुझे कहां से पता है, वो मेंशन करो। एज पर इनकम मेथड, जो इनकम मेथड नहीं बताएगा उसको 3 में से 2.5 मिलेंगे। इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला बताओ, उस फॉर्मूला के बाद ऑपरेटिंग सरप्लस कहां से आया वो सब बताओ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज थी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड थी, फिर उनको ऐड करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। जो इसका बी पार्ट है दैट वुड बी अटेम्प्टेड सेम एज क्वेश्चन 1, जहां तुम्हें डिफरेंस करना है। एंड इसका जो आंसर नंबर 13 है वो सेम एज 8th आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा भाई। तुम्हें पॉइंटर्स बनाने हैं एंड ऊपर के डेटा को रेफर करके तुम्हें उसे कंपेयर करना है एंड उससे अपनी जजिंग, अपनी इंटरफेरेंसेस निकालने के मैं इससे क्या समझता हूं ऑल दैट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा पेपर था भाई। बट अगेन मैं वही चीज कहूंगा, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रिसीजन ऑफ टेक्निकलिटीज। यहां बात को बेमतलब के मत ड्रैग करना, ये मत सोचना जितना लंबा आंसर उतने ज्यादा मार्क्स। छोटे से आंसर में तुम्हें 3 मार्क्स मिलते हैं, बिलीव मी। 60 to 70% पेज भर के, 80% पेज भर के तुम इजीली 3 मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर कोई उसी 3 मार्क्स क्वेश्चन में 4 पेज भर देगा तो वो मार्क खाएगा एंड उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इकोनॉमिक्स में दिस इज टू बी कंसीडर्ड रियली सीरियसली। दैट इज फॉर टुडेस वीडियो। यहाँ सब्सक्राइब करो भाई, शाम को एक बहुत प्यारी डूज एंड डोंट्स की वीडियो आ रही है, लास्ट मोमेंट टिप्स, टाइम मैनेजमेंट है, उसमें और भी टिप्स है जो तुम्हें पेपर देते हुए ध्यान रखनी है। एंड मेरी चैनल पे एक सरप्राइज वीडियो आएगी मेरे बर्थडे में 31 मई को, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट भाई। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना एंड ये पूरी प्लेलिस्ट सारी इकोनॉमिक्स की जाकर देखना। एंड ये एक और प्लेलिस्ट आ रही है मैंने पूरा सिलेबस मैक्रो का टर्म टू करवा रखा है बहुत प्रिसाइजली। अगर तुम चाहो तो आज में भी बहुत अच्छी रिवीजन ले सकते हो। थैंक यू सो मच भाई, जाओ